अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। वो है पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन कैसे होती है, और उस पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन करने के बाद उसका जो शेयर है उसको मेंबर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर टैक्स जो मेंबर्स हैं उनकी टैक्सेशन कैसे की जाती है, ये इशू है हमारा। साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट करते जाएं। नंबर वन, पार्टनरशिप फंड की हम टैक्सेशन करेंगे। नंबर टू, वहां से उसका शेयर फॉर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करेंगे और फिर मेंबर की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, ये काम हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके साथ पहले टेम्पलेट शेयर करूंगा, ताकि आपको टेम्पलेट की समझ आ जाए, और फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जब स्क्रीन शेयर ना हो तो किसी भी मेरे मोबाइल के ऊपर क्या करें, मुझे डन कर दो, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैंने स्क्रीन शेयर किए बगैर काम कर रहा है। क्योंकि काम करते हुए कोई ना कोई मसला जो है वो बार बार आ जाता है। ये देखिएगा, एओपी की जब हम टैक्सेशन बड़ा करेंगे तो उसके अंदर पहली चीज तो ये होगी कि उसमें सैलरी नहीं होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। टोटल इनकम तक पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल इनकम पे पहुंचने के बाद हम डिडक्टेबल अलाउंसेस और सेपरेट प्रॉफिट इनकम को माइनस करेंगे, तो हम आ जाएंगे टैक्सेबल इनकम तक। इसमें टैक्सेशन करेंगे, जाहिर बात है इसमें फुल टाइम टीचर नहीं होगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। मैं ये नोटिफिकेशन मेरा बंद कर दूँ, ये काफी डीप दे रहे हैं। जी, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो सकता है, डोनेशन हो सकती है, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, पीओएस मशीन का आ सकता है, और बाकी इसमें ऐड करेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। लेकिन जब मेंबर की टैक्सेशन करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मेंबर की जब हम टैक्सेशन करेंगे तो जब हम टैक्सेबल इनकम तक यहाँ पहुंचेंगे ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ जाके ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी, और फिर इसकी टैक्सेशन करेंगे। बस ये स्टेप होता है, ये आपने ध्यान में रखना। हमारे पास ये आज का एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मार्च 2010 में ये टेस्ट हुआ। इसको देखिएगा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट इसकी ये है, compute the taxable income and tax liability of AOP and each of its member, ignore the concept of minimum tax। इसको का 19 नंबर का ये क्वेश्चन था, इसको करते हैं। ये देखिएगा, कहते जी, सुहेल, खालिद एंड काजी आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी। उसके मेंबर्स हैं। यहाँ पर इसके टूल्स होते हैं जो कि एलोकेशन के टूल कहते हैं। अच्छा जी, तो ये देखिएगा, सुहेल, खालिद एंड काजी आर मेंबर्स। अच्छा, इसकी चेक कर लेते हैं कि हमारी जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ये ना होके रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्क्रीन भी सेव है, और मेरी आवाज भी आ रही है, सही है। अच्छा जी, सुहेल, खालिद एंड काजी आर मेंबर्स ऑफ एन एओपी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3 to 1। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर शुरू में उसने बता दिया कि एओपी है, तो हमें एओपी की कैलकुलेशन भी करनी है। तो
हम यहाँ पर जाके क्या करें कि चैप्टर नंबर 16 कहीं हमारा था, अगर हमने शुरू किया हुआ था तो उसको कर लेते हैं। ये था चैप्टर नंबर 16। तो आज हमारे पास है जी मार्च 2012 का क्वेश्चन। तो पहले हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं। एओपी, इसका नाम कोई नहीं दिया होगा मेरा ख्याल है। एओपी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, और टैक्स ईयर हमारा 2025। और सबसे इसमें कहते हैं इसमें रेशो है 2 to और 1, 2 to 1 रिस्पेक्टिवली से मिलाद है। तो रेट के उसमें इसके जो उसकी वेटेज 2 है, खालिद की भी 2 है और काजी की भी 2 है। तो टोटल कितनी हो गई? 5। इसका मतलब सुहेल का इसमें शेयर 2/5 है, खालिद का भी 2/5 है और काजी का 1/5 है। सही हो गया? ये हो गया। द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द एओपी ट्रेडिंग ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स, और ये फर्म क्या करती है? ट्रेडिंग करती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एनुअल इनकम और लॉस ऑफ एओपी एंड इट्स मेंबर फॉर द टैक्स ईयर। ये फर्म की है। एओपी सफर्ड अ लॉस बिफोर टैक्स। ये आधी अमाउंट मैं इसको येलो कर देता हूँ। द एक्सपेंसिव डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी उसी को है। सुहेल एंड ये मेंबर की आ गई, सुहेल, खालिद और काजी, इनको हम ग्रीन कर देते हैं। तो ये जो ग्रीन आपको कलर नजर आ रहा है, जब हम मेंबर की तरफ जाएंगे तो फिर इसको देखेंगे। और अभी हम पहले फर्म की कैलकुलेशन करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 शेयर फ्रॉम ईयर की कैलकुलेट करेंगे, और नंबर 3 हम मेंबर की तरफ जाएंगे। तो ये लॉस है जी, इसको 5 लाख रुपए का बिजनेस में, और ये इसकी डिटेल है। चलो मैं अपने क्वेश्चन में जाता हूँ और इसमें जाके पार्शल स्क्रीन कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आ गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है कि बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम आ गई ये है। सही है। बिजनेस इनकम में आप जाके लिखते हैं, ये इसमें पहले कहा कि हमारे पास क्या है? लॉस है, टैक्स लॉस। तो हम लिखेंगे टैक्स लॉस, बिजनेस लॉस लिखे, नहीं लिखे, बिजनेस लॉस, टैक्स लॉस ही बिजनेस लॉस बिफोर टैक्स। अब क्या करेंगे आप? यहाँ पर जाके -500 ये लिखेंगे आप। सही, पॉजिटिव ही बन के माइनस में आ रही अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि द लॉस हैज बीन अराइव्ड एट एडजस्टिंग रेंटल इनकम अर्न्ड बाय द एओपी विच आर एज फॉलोज। ये देखिएगा, कहते हैं कि ये इनकम है जो कि हमने अर्न की है। रेंटल इनकम है जी, इसमें 20 लाख की, इसमें एक्सपेंसिव है जी, प्रॉपर्टी टैक्स है, डिप्रिसिएशन है, नेट रेंटल इनकम है। तो वो कह रहा है कि ये वाली जो इसमें इनकम है ना, ये जो आपको नजर आ रही है, जिसको येलो करने लगा हूँ, ये कहता है उसने इसको ऐड किया हुआ है। सही है। अब जाहिर बात है कि ये जो आपको इनकम नजर आ रही है 15,02,500 रुपए की, तो रेंटल इनकम अगर आपको मिल रही है प्रॉपर्टी से, वो तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसको इसको कहाँ डाला हुआ है? बिजनेस इनकम के अंदर तो ऐड किया हुआ है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे, हम लिखेंगे लेस रेंटल इनकम। तो यहाँ पे आकर हम लिखेंगे -150251। तो पहली एडजस्टमेंट मैंने डाल दी। अब इसका दूसरा जो है, एक तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ इसको, एक तो हमने ऐड करना था, और फिर हमने इसको दूसरा ट्रीटमेंट क्या था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाके इसको हमने चूज भी करना है इस पूरे सीन को। ठीक है, 2 ट्रीटमेंट हमने इसको करने हैं। इसको एक तो इनकम में से बाहर निकालो, ऐड हुई है तो माइनस कर दें, और बाकी जाके इसका अपना शेयर जो है उसके अंदर हम ऐड करेंगे।
नो टैक्स वाज विदहेल्ड ऑन द रेंटल इनकम और ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक्सपेंस क्या होते हैं इसमें? ऐड हुए होते हैं, लेफ्ट होते हैं। और वो क्या है? मेंबर को उन्होंने पेमेंट की है, सुहेल को, खालिद को और काजी को, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लॉ हमें क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आपको ये एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है। तो ये एक्सपेंसेस क्या हुए? लेस हुए, तो हम करेंगे एड इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। ठीक है जी। उसमें एक तो सैलरी है, वो 9 लाख की सैलरी है। ठीक है, 900K प्लस खालिद की सैलरी है 6 लाख रुपए की। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 15 लाख रुपए। फिर उसने इंटरेस्ट दिया है ऑन कैपिटल, और वो है जी 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख। ये 6 और 5 11, ये भी ऐड हो गया। तो फर्म की हमारी कैलकुलेशन जो थी वो यहाँ पर क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। एक रेंटल इनकम आपको नजर आ रही है जिसने गलती से ऐड की थी, और दूसरी इसको यहाँ पर जो है वो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं जो ऐड किए हैं। इसके बाद बाकी सुहेल, खालिद और काजी की इंफॉर्मेशन है वो मेंबर्स में जाके पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी रुपीज, वो आ गई जी बिजनेस इनकम 597। दूसरी आप देखें तो इसके अंदर एक रेंटल इनकम भी इसके पास मौजूद है। अब हम उसकी तरफ चलते हैं तो लिखते हैं जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या सकते हैं कि सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है आ, वो आपने इसको पहले लिखना था, बाद में बिजनेस इनकम को लिखना था। कोई बात नहीं, हेडिंग अगर ऊपर नीचे हो जाए तो एग्जाम में कोई मसला नहीं होता। सबसे पहले आएगा जी रेंटल इनकम। वो है जी आपकी 20 लाख। उसके बाद है जी प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी टैक्स है और डिप्रिसिएशन है। इसके अंदर हमारे पास ये वाला एक्सपेंस तो ठीक है, लेकिन ये हमारे पास इसमें रिपेयर नहीं गिवन, तो इसको हम चार्जेबल रेंट समझेंगे और यहाँ करेंगे लेस रिपेयर। क्योंकि रिपेयर एग्जाम में प्रॉपर्टी की ना भी गिवन हो तो रिपेयर हमने लेनी होती है। वो क्या है? 1/5 ऑफ 2 मिलियन। क्योंकि इसमें कोई बाकी कोई चीज है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट रिपेयर को माइनस कर देंगे। दूसरा इसमें हम लेस करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को, वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 40,000। तो 15,60,000 रुपया हमारे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आ गया। ये बिजनेस इनकम आ गई। आप इसको थोड़ा सा आगे करके लिख सकते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सही है जी। यहाँ तक क्वेश्चन हो तो पूछिए। अब हमारे पास इस सवाल के अंदर सिर्फ बिजनेस इनकम थी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा हमारे पास कोई और चीज मौजूद ही नहीं है, ना कैपिटल गेन है, ना सेपरेट ब्लॉक है। हम इसी को लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इसमें कुछ और हमारे पास कोई डिडक्टिबल अलाउंसेस भी नहीं है। तो आप बिजनेस इनकम और इस दोनों को ऐड करें। तो इसको हम डबल लाइन से क्लोज कर देंगे कि दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। इसको आप बोल्ड कर दें और इसको इधर कर दें। इट्स ओके। तो ये हमारे पास आ गई इनकम, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? अच्छा जी, अब चलते हैं टैक्सेशन के ऊपर।
टैक्सेशन में जाके लिखेंगे एओपी, और एओपी के रेट देखेंगे। इसमें एक आपने एहतियात करनी है एग्जाम के अंदर, मैं दोबारा आपको वो बता दूं कि हमारे जो टैक्स रेट है आपके सैलरी के चैप्टर में गिवन है। यहाँ आपने सरचार्ज का देखना है। अच्छा, स्टूडेंट ने कल पूछा कि सर ये सरचार्ज से क्या मुराद है। ये बेटा एडिशनल टैक्स है जो गवर्नमेंट ने लगाया है। सरचार्ज कोई पेनल्टी नहीं है, ये बस उन लोगों की तरह है जिनकी इनकम 10 मिलियन से बढ़ जाएगी, तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी में फर्दर 10% इसका मजीद ऐड कर दिया जाएगा, बस ये है इसका मतलब सरचार्ज का। ठीक है, ये कल किसी ने पूछा था। तो इस केस में हमारी जो इनकम है वो कहाँ फॉल कर रही है, तो करिए जी 21,57,000। तो 21,57,000 ये क्वेश्चन रेट्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो देखो 21,57,000 जो है वो यहाँ फॉल कर रहा है, ये 17 लाख प्लस 130 ऑफ, ये हम लिखे थे यहाँ पर 17 लाख प्लस 30% ऑफ द अमाउंट टू 157,500, और माइनस कर दो इसमें 1.600। ठीक है जी, ये आप एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पे आके 17 लाख प्लस 30%, ये हमारा टैक्स आ जाएगा इस अमाउंट के ऊपर। जी, इस ओके। नहीं बेटा, सरचार्ज टैक्स है। आशिफ पूछ रहा है कि ये सरचार्ज, बेटा सरचार्ज टैक्स का हिस्सा है। उन लोगों पे लगेगा कि 10 मिलियन से जिनकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, बस उन पे लगेगा। अब दूसरी चीज ये है कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर इसका कोई टैक्स क्रेडिट है ही कोई नहीं, ना इसमें फुल टाइम टीचर तो हो नहीं सकता, ना फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, ना डोनेशन है, ना एडवांस टैक्स है, तो यही आते हैं। तो ये उसकी टैक्सेशन करी, तो स्टेप वन कंप्लीट हो गया कि हमने एओपी की टैक्सेशन वो कर ली। अब चलते हैं टैक्सेशन ऑफ मेंबर्स। टैक्सेशन ऑफ मेंबर्स के लिए हमें सबसे पहले शेयर फ्रॉम एओपी चाहिए होता है। शेयर फ्रॉम एओपी हमें चाहिए होता है। शेयर फ्रॉम एओपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मैंने आपको तरीका बताया था। क्या क्या, सबसे पहले ऊपर टॉप पे मेंबर्स लिख लें। वो था सुहेल, दूसरा था खालिद, और तीसरा था काजी। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, था 2/5 इसका शेयर था, 2/5 इसका था, और 1/5 शेयर इसका था। फिर आप वो एक्सपेंसेस जो आप आपको एग्जामिनर बताता है कि साल के दौरान पे किए गए, तो सबसे पहले आपने वो यहाँ पर वो करना है। इसमें क्या था, ये ये वाले जो एक्सपेंसेस जो मेंबर्स को दिए गए हैं, तो रेल खालिद और काजी को ये सबसे पहले इनकी इनकम में ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरी। तो रेल को दी गई 9 लाख रुपया, खालिद को दी गई 6 लाख, और काजी को इसी तरह। और इसके आगे कॉलम बनाएंगे टोटल का यहाँ पर। तो ये टोटल होगी हमारी 9 लाख प्लस 6 लाख रुपया। सैलरी के बाद है जी इंटरेस्ट, जो उनको दिया गया। इंटरेस्ट में 3 लाख, 3 लाख,
और यहाँ पर 5 लाख। सॉरी, तो हमारे पास ये भी हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम थी वो थी ये टैक्सेबल इनकम अदर देन शेयर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम थी जिसको मैं यह कर रहा हूँ। वो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम है वो हमें टोटल बिल्कुल बॉटम पे लिखनी होती है। तो 21,57,000 रुपये की डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम थी। करते ये है, हम एग्जाम में जो इनकम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, वो है 26 लाख। यहाँ पर एक मसला बन गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम जो थी वो थी 21,57,000, लेकिन जो इदारा है वो उससे ज्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हुआ है। तो फिर यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट आ जाएगी, वो आएगी आपकी 26 लाख माइनस 21,57,000, यानी 4,42,500 रुपया नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ये मेरा ख्याल वाहिद सवाल है एग्जाम के अंदर जहाँ पर यहाँ नेगेटिव अमाउंट आई है। नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इससे नॉर्मली कम होती है, तो यहाँ पॉजिटिव अमाउंट आती है। तो बात समझ आई, यानी हमने 21,57,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन फंड जो है वो ऑलरेडी इदारा 26 लाख रुपए मेंबर के साल के दौरान ही दे चुका है। तो लिहाजा यहाँ नेगेटिव अमाउंट आती है। अब आप क्या करेंगे कि उसी अमाउंट को जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अब आप इसको इनकी रेशियो के साथ डिवाइड कर देंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो 1,70,000 नेगेटिव सुहेल के खाते में चला गया। ठीक है, इसी तरह इसका 2 डिवाइडेड बाई 5 खालिद के खाते में चला गया, और इस अमाउंट का 1/5 जो था वो काजी। तो हमने 4,42,000 को इस रेशो के मुताबिक देखा। मैं इसको एक कलर कर दूं ताकि आपको कलर से समझ आ जाए कि मैंने क्या किया। ये जो अमाउंट थी मैंने इनकी इस रेशो के मुताबिक, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के मुताबिक इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये आ जाएगा शेयर फ्रॉम एओपी। तो इस सवाल में हम ये कहेंगे कि सुहेल का शेयर फ्रॉम एओपी है 10,23,000, खालिद का जो है वो 7,23,000, और काजी का है 4,11,500 रुपया। प्रिंसिपली ये शेयर के ऊपर अब इन्होंने टैक्स नहीं देना। असूलन अब इन लोगों ने इसके ऊपर टैक्स नहीं देना, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी शख्स की टैक्सेबल इनकम हुई तो हम उस टैक्सेबल इनकम के अंदर जाके इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे रेट पर टैक्स के लिए। यहाँ तक किसी को समझ आ गई हो तो मुझे बता दें, फिर आगे चलते हैं। जी, इट्स ओके। रेशो की कैलकुलेशन दोबारा हो जाए बता देंगे। रेशो की बेटा कैलकुलेशन ऐसे है कि मैं आपको रेशो में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए, इसका सुहेल का था 2, इसका भी 2 था, और इसका 1 था। तो इसमें टोटल अगर रेड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5। 5 हो जाएगा ना। यानी हमने इनके शेयर को 5 हिस्सों में तकसीम करना है, 2 हिस्से सुहेल के, 2 खालिद के, और 1 काजी का। ये हिस्सा इनका बन जाएगा। अगर हम इसको रेशो में लेंगे तो लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 40% इधर हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5, 40% इधर चला जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 5 ये इधर आ जाएगा 20%। यानी ये है, यानी इस फर्म के अंदर अगर हम इसको परसेंटेज में लेकर चले
तो सुहेल का जो है वो 40% शेयर है। ये वो परसेंटेज में मैंने किया तो इसलिए गलत आ रहा है। अगर आप इसको परसेंटेज की बजाय इसमें करेंगे ये ठीक आ जाएगा। 2/5। 2/5 क्या करेंगे। बहरहाल ये 40% बनता है, कैलकुलेटर पे अगर आप करेंगे ये बात का बड़ी करता है। ये देखिएगा 0.4 से मुराद क्या है, 40%। तो इसमें सुहेल का और खालिद का जो है वो, सुहेल का 40% शेयर है, खालिद का 40% है और काजी का 40% है। तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट थी ना, ये मैंने डिवाइड करनी थी। ये वाली अमाउंट इसका 40% सुहेल को चला गया और इस अमाउंट का 40% खालिद को चला गया और 20% काजी को आ गया। ये मैं इसको भी ब्लू कर देता हूँ। जी। अब क्लियर है। बेटा आपको किसी ने सवाल किया था, अब ठीक है। कह रहे हैं कि अमाउंट डिफरेंट आ रही है। 2 × 0.4 नहीं बेटा, मेरे पास तो ठीक आ रही है। 2 लाख इसका 40% ले, कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। 724 500 इंटू 0.4। नहीं ठीक है अमाउंट। जी माइक मैंने ऑन कर दी है, आपका कुछ सवाल है तो पूछिए आप। अरे एक जगह जहाँ पे आपने टैक्सेशन की वहां पर 17 लाख की बजाय 1,70,000 नहीं आना था? कहाँ पे। टैक्सेशन ऑफ एओपी। अह, यहाँ गलत किया मैंने। हाँ ये गलत कर दिया, सही क्या है। यहाँ आना था 1,70,000। नहीं यहाँ ही। हाँ अकल भी काम करनी करती है कोई, कि मुझे ये 21 लाख 18 लाख रुपये टैक्स जो है ना, वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ वाली बात है। ये करेक्शन होगी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब चलते हैं जी मेंबर के ऊपर। मेंबर के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था कि मेंबर के लिए हमें मेंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये अमाउंट मैंने कहा बाय डिफॉल्ट एग्जाम्प्ट होती है मेरा बेटा, ये अमाउंट बाय डिफॉल्ट एग्जाम्प्ट होती है। अब चलते हैं हम अपनी काजी के ऊपर। सबसे कहते हैं कि सुहेल, मैं इसका कलर बड़ा चेंज कर दूँ, आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हूँ। हम्म, ये कहते हैं जी सुहेल जो है उसको 18 लाख रुपए मिला किसी और बिजनेस से, फॉर विच ही वॉज सोल्ड फॉर प्रॉफिट। और खालिद तो इसका मतलब इसकी टैक्सेशन हमें करनी पड़ेगी। खालिद रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ दिस एज अ शेयर ऑफ इनकम आफ्टर टैक्स फ्रॉम अनदर एओपी। खालिद का इसके अलावा भी है। ही ऑल्सो अर्न ऑफ 19 लाख फ्रॉम अ सोर्स प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम। इसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी भी इनकम और मौजूद है। Kazi runs a part-time business. His gross revenue is 1 million, whereas total business expenses which he also paid taxes in advance के। तो तीनों लोगों की हमारे पास जो है ना वो मौजूद है, और तीनों का ही बिजनेस। तो मैं आसानी के लिए एक काम करता हूँ कि इसके नीचे ही काम कर लूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ये देखिएगा सबसे पहले क्या है जी, बिजनेस इनकम। जब ये मैं ऑनलाइन काम कर रहा होता हूँ तो उसमें तक आपको इश्यू बहुत ज्यादा तो नहीं फेस करने पड़ रहे होते। मैं स्क्रीन को फ्लिप कर रहा होता हूँ।
ये देखिएगा, मैंने कहा ताकि आपके सामने ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाए। ये तो सुहेल का कहना है कि 18 लाख रुपए है, तो हम इसकी बिजनेस इनकम में, आप एग्जाम में आप अलग अलग भी कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरी आगे बिजनेस इनकम इसकी 18 लाख। खालिद की कहता है जी इसकी अमाउंट है जी, ही ऑल्सो अर्न 19 लाख फ्रॉम फोर पर, इसकी 19 लाख की आ गई। और काजी का कहता है जी बिजनेस इसका है 1 मिलियन का इसका रेवेन्यू है और 1.5 लाख रुपए के एक्सपेंसिस है, तो इसका 10 लाख माइनस 15, 1.5 लाख, ये तीनों की आ गई। ठीक हो गया। अब हमें टैक्स असूलन इनकी इनकम के ऊपर ही कैलकुलेट करना था, क्योंकि उन तीनों का शेयर फ्रॉम एओपी भी मौजूद है, तो हम इस शेयर को इसमें क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, फिर टैक्स की तरफ जाएंगे। अगर किसी मेंबर का शेयर फ्रॉम एओपी होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर पेइंग टैक्स नहीं होगी, नहीं। खालिद साहब का बेटा देखिए, इनका सवाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम कौन सी है। आई क्या ये वाली इनकम मेरा आ भी यही है, आई क्या ये वाली इनकम मेरा आ भी प्लीज यही रहे। खालिद साहब का एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप रहने दें, वो ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको नहीं हम कर रहे। हम अपनी टैक्सेबल इनकम शेयर फ्रॉम एओबी की जो है वही करेंगे। अच्छा जी, अब इसकी टैक्सेबल इनकम आगे हम करेंगे ऐड शेयर फ्रॉम एओपी। तो आप जाहिर बात है कि एग्जाम के अंदर इसका वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे कि ये मैंने वर्किंग वन से अमाउंट उठाई। तो सुहेल की कितनी आ गई, दिस वन। काजी की कितनी आ गई, दिस वन। और इसकी भी ये आ गई। इसमें उसने कहा था खालिद को 2,25,000 तो किसी और फंड से भी आया हुआ नेट ऑफ टैक्स, तो उसको भी हम कर देंगे। ठीक है, खालिद का 2,25,000 का ये देखो, उसमें किसी और फंड से भी आया, तो उसको भी ऐड कर देंगे। 2,55 सॉरी। तो इनकी जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी सबकी, इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी में ये आ जाएगी। आप मेरे साथ करेंगे ना तो फिर आप इंजॉय करेंगे कि हाँ सर हमें समझ आ रही है। अगर आप इसको देख रहे होंगे फिर आपको प्रॉब्लम हो। नहीं, अब हम मेरे मेंबर के ऊपर देखिए, उनकी असल टैक्सेबल इनकम ये वाली थी, इसको मैं येलो करता हूँ। ये भी कौन सी प्रोजेक्ट कर रहा है, ये देखिए असल में टैक्सेबल इनकम ये थी, ये वाली इनकम जो थी बेटा इनकी एग्जाम इनकम थी। अब हम करेंगे क्या, टैक्स तो हम इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, करेंगे, लेकिन असल टैक्स जो है वो इस पे आएगा। तो पहले हम टैक्स करते हैं, इसको लिख देते हैं टैक्स एबल इनकम। मैं स्क्रीन को बड़ा कर लूँ क्योंकि और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एडवांस तक टैक्स का पड़ा हुआ है। सर हम ऐसे लिखते कर हैं, सकते हैं कि हर वर्किंग के नीचे ये हर ये जो इनकी एग्जाम्प्ट इनकम के साथ जो इनकम आई है, इसके नीचे वर्किंग का रेफरेंस देख के हर एक का पहले अलहदा से एवरेज टैक्स का रेट निकाल के इनके नीचे लिख दें, फिर टैक्सेशन कर दें अलहदा से। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें एक इशू आएगा, इशू ये आएगा, एक तो एग्जामिनर के पास ऐसा सोल्यूशन नहीं होता, नंबर वन। वो कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि ऊपर वाली अमाउंट और इसकी अमाउंट में फर्क आ सकता है, जिससे चांसेस होते हैं पेपर में। दूसरा ये होगा कि आपको एक अलग से नया काम में पढ़ना पड़ेगा। तो एग्जाम में वर्किंग उस वक्त बनाई जाती है जहां टाइम सेव हो और गंद ना मचे, क्लैरिटी में हो। जहां पर गंद मच रहा हो, क्लैरिटी ना आ रही हो, तो फिर इससे अवॉइड किया जाता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि इसकी मैं अलग से वर्किंग नहीं बनाता, क्योंकि कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जी ठीक है सर। चूजिंग फेयर फ्रॉम एओपी, ये हमने कर लिया। अब इसकी टैक्सेशन करते हैं। टैक्सेशन में तो सारे नॉन सैलरीड है ना, बस आप टैक्सेशन लिख रहे हैं। अब इसके रेट लिखिएगा, 28 लाख, 28 लाख और 12 लाख रुपया। तो हम इसके रेट देखते हैं जाके सैलरी के अंदर। 28 लाख यहाँ पर फॉल कर रहा है और 12 लाख रुपया वो भी इधर ही फॉल कर रहा है, नहीं, वो ये फॉल कर रहा है 90,000 में। ठीक है, तो मैं यहाँ करता हूँ इसका 1,70,000 प्लस 0.3 और दिस।
-16 लाख रुपया था, देखिएगा क्या रेट है, गलत तो नहीं कर रहे। और इसका जो था वो, ये काजी स्लैब 90 + 20%, ये आ रहा था प्लस 90,000 +20%, ये आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन ये इनका टैक्स नहीं है, ये बात याद रखें। मैं इसको देखें, अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये इस अमाउंट के ऊपर है ये टैक्स, ये वाला टैक्स ही। मैं इसको ब्लू कर दूं ताकि आपको पता चले कि ये जो टैक्स है ये इस ब्लू अमाउंट के ऊपर ये टैक्स है। ये कलर आपको तंग से नहीं कर रहे होते जो मैं कलर यूज कर रहा होता है। अब हम इसका करेंगे, ये था टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एनओसी। अब हम करेंगे इसका टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एनओसी। अब इसका बेटा तरीकेकार क्या है, सुनिएगा। आपने उस टैक्स को डिवाइड करना है इस ब्लू टैक्सेबल इनकम के ऊपर और मल्टीप्लाई करना है आपने इस असल टैक्सेबल इनकम के ऊपर। ये सबको समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? कैलकुलेट से करके देखिएगा क्या सबका ये आंसर आ रहा है। यानी सर जो रेट निकाला है वो ये इंक्लूडिंग एग्जाम्प्ट इनकम के साथ निकाला है, लेकिन लगाया उसे टैक्सेबल इनकम पर है। हाँ जी। यानी अगर मैं इन सब की परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके दूं ना, जी। तो आपको मैं भी समझाता हूँ, देखिएगा कि इसकी जो परसेंटेज आएगी, आप आएगी दिस डिवाइडेड बाय 19% इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लूँ, 19% आ गया। अगर 19% तो मैं इसका भी 19% तकरीबन ये आ गया, इसका 8% आ गया। तो इसकी जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया है ना, एवरेज टैक्स 18 लाख पे जब हमने ये वाली अमाउंट लगाई तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह इसकी जो असल टैक्सेबल इनकम थी 19 लाख, इसको एवरेज टैक्स से लिया तो ये आ गया। इसी तरह हमने इसकी जो टैक्सेबल इनकम थी उसको एवरेज के साथ किया तो ये वाली सेम अमाउंट आ गई। म्यूचुअल पार्ट में मैं आपको ये बात समझाता हूँ, दोबारा सुनिएगा कि असल बेटा इसकी जो टैक्सेबल इनकम थी ना खालिद की, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, सुहेल, खालिद और काजी। तो इनकी इसकी असल इनकम थी ये वाली 18 लाख रुपए। ये था इसका शेयर फ्रॉम एओपी, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये जो हमने कैलकुलेट किया था, असल में ये इनकम एग्जाम थी। लेकिन हमें क्या लॉ कहता है कि आप इसकी टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करें, वो ये अमाउंट आ गई। फिर इसकी एवरेज कैलकुलेट करें, जो एवरेज आता है ना उसके ऊपर ये वाली अमाउंट का कैलकुलेट करें। तो शेयर फ्रॉम वो भी एक दफा ऐड होती है, इसमें दो स्टेप बढ़ जाते हैं। एक जहां पर ये इनकम ऐड होती है, फिर जब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इसका एवरेज टैक्स इस अमाउंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। इट्स ओके। जी सर। वेरी गुड। ओके, तो अब ये मेरा जो था वो टैक्स ये वाला आपने एवरेज ही करनी, आपने बस एक ही दफा एवरेज करके, जारी बात है फॉर्मूला भी आप दिखाएंगे। इसके अलावा वो कहता था कि जो खालिद है ना उसने कुछ पेमेंट भी की है एडवांस टैक्स की शक्ल में, वो 1 लाख रुपया है। तो आप यहाँ से कर देंगे लेस एडवांस टैक्स, और वो किसका है, खालिद का 1 लाख रुपया। तो जब 1 लाख रुपए को इसमें माइनस करेंगे तो ये रिफंडेबल आ जाएगा। तो इनकी पेबल अमाउंट आ जाएगी दोनों की, ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, रिफंडेबल आ जाएगा। जी बताइएगा, ये क्लियर हुई है बात? 16.12 क्वेश्चन भी करवा दो जी, मैं देखता हूँ वो क्या है।
16.12 बाकिर असद अंसारी। इसमें एओपी की भी टैक्सेशन हो ना मेंबर की भी। ये एओपी की टैक्सेशन सिर्फ मांग रहा है, मैं कह रहा हूँ मेंबर की भी साथ हो ना, तो वो भी मैं आपको करवा दूँ। इस फर्म की है ना बेटा, मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा सवाल करवाऊँ। ये क्वेश्चन तो मसला नहीं है, आता है मुझे, आप परेशान ना हो। इस सवाल भी बड़ा था। आप देखें कि ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर उसने मेंबर की भी टैक्सेशन मांगी हो, वरना नहीं तो ये बाकर यही कर लेंगे नॉन ट्रेडिंग वाला। नॉन ट्रेडिंग वाला क्या है, बाकर अच्छा जनगाही वाला। अच्छा, ऐसा ना करें कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा लूँ इसके अंदर, यानी क्वेश्चन यही वाला कर लेते हैं। तो कह रहे हैं 90 16.19 कह रहे हैं कि क्वेश्चन है, इसके मेंबर की भी कैलकुलेशन थोड़ी सी है। तो इसके अंदर भी वो नहीं है कि मुझसे एमए वाला क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि मैंने करवा दिया होगा, मुझे याद पड़ता है कि सर हो गया 16.1 ये वाला क्वेश्चन। ये वाला तो हो गया होगा। चलो ऐसा करते हैं कि मैं ना एक काम करता हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको इसके साथ ना मैं एक्सटेंशन एक करवा देता हूँ आपसे। ध्यान से रखिएगा कि ये जो है ना, इस बच्चे ने कहा कि बाकी रसद और राही वाला क्वेश्चन, इसके नीचे मैं आपको मेंबर की भी अमाउंट दे देता हूँ। तो वो हम क्या करेंगे कि पहले हम कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम उस मेंबर की भी कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले इसको जरा स्टार्ट करते हैं, सही है। 16.09, ये कौन सा 16.09? ये पता वाला है। चलो इसको करते हैं, टाइम भी जाया करते हैं, हम इसको करते हैं, इसको जरा याद रखिएगा।